बड़ी जल्दी जुड़ जाते हैं। चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ओके, वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल? वॉइस आ रही है अभी सभी को? चलिए, जैसे कि मैंने कहा था अपन संडे को एक रिविजन करेंगे कुछ चीजें, है ना, फटाफट। जिसने नहीं पढ़ा है ना, उनके लिए भी ठीक है, और जिसने पढ़ा है उसके लिए भी अच्छी है। जी सर, बड़े जल्दी आ जाते हैं। अच्छा, सुन लिया तुम लोगों ने? गुड, टाइम के पाबंद हो। चलिए भाई, तो देखिए एक बार फिर से, एक बार क्विक रिविजन में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे प्रोनाउंस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो एक बार फटाफट आपको मेरे साथ देखते चलना है, क्योंकि जस्ट मैं कुछ आपको टेस्ट दूंगा तो उसमें आपको कम से कम मैक्सिमम, अगर 10 क्वेश्चन दे रहा हूं तो 10 में से कम से 8 नंबर तो आपके सही होने ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये डेफिनेशन वगैरह सब आप लोग जानते हो, फिर भी एक बार देख लीजिएगा क्या कहते हैं। किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। वाक्य में नाउन के रिपीटिशंस को रोकने के लिए, क्योंकि अपन को पता है एक बार अगर मैंने कह दिया राम मेरा भाई है, तो बार बार नहीं बोलूंगा राम मेरा भाई है, तो राम 10th क्लास में पढ़ता है। क्या इस रिपीटिशंस को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं? जैसे मैंने कहा राम मेरा भाई है, ठीक है, वह मेरे साथ रहता है, वह 10th क्लास में पढ़ता है। तो हमने क्या किया, जो वह वर्ड यूज कर रहे हैं वो किसके लिए यूज कर रहे हैं? राम के लिए। तो इस रिपीटिशंस को, मतलब नाउन यानी राम के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। किसी नाउन के स्थान पे उस नाउन के नंबर, पर्सन तथा जेंडर के अनुसार ही प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नाउन, नंबर, जैसे आपने देखा गर्ल, तो आपको पता है जैसे मान लो लड़कियां, है ना, मैंने राधा और रागनी कहा तो यहाँ पे लड़कियां। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? नंबर, फिर आपका फेमिनिन जेंडर है या मैस्कुलिन जेंडर है ना, या पर्सन कौन सा, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है। तो नंबर, पर्सन तथा जेंडर के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि बॉय लिखा है, बॉय एक लड़का है, ये थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर है। कैसा है बॉय? थर्ड पर्सन है, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, सी, इट और सिंगुलर थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। और उसके साथ ही जैसे बॉय कहा तो वो भी एक थर्ड पर्सन है। कैसा है? मैस्कुलिन, क्योंकि लड़का है। फिर उसके बाद सिंगुलर नंबर है, क्योंकि बॉय लिखा है, बॉयज नहीं लिखा है, अतः उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ही। तथा गर्ल्स थर्ड पर्सन होगा तो उसके लिए फेमिनिन जेंडर होगा, सिंगुलर नंबर होगा और नाउन होगा। तो अतः इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सी का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार किसी भी निर्जीव प्राणी के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। होप सो यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस को लेकर के, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे काइंड्स ऑफ नाउन में एक बार फिर से बता दूं कितने नाउन्स होते हैं। देखिए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस की बात करें तो एक पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पजेसिव प्रोनाउन जिसको आधिकारिक वाचक सर्वनाम कहते हैं। आपका है रिलेटिव प्रोनाउन जिसको संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसको हम व्यष्टिवाचक सर्वनाम या डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारे प्रोनाउंस अगर जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ तो रिकॉल होना चाहिए आपके दिमाग में तुरंत। मैंने पर्सनल प्रोनाउन कहा तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। वैसे तो अपन यहाँ दोबारा फिर से रिपीटिशन कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउंस आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन थे, ठीक है। आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, ये उसका ऑब्जेक्टिव केस बन रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद पजेसिव प्रोनाउंस, तो मैंने आपसे कहा था पजेसिव जब आप क्या करते हो? किसी के साथ रिलेशंस बताते हो, माई, योर, आर, देयर, हिज, हर, ठीक। रिलेटिव आपको पता ही है, कल मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे हु हो गया, ठीक है, हुज हो गया, विच हो गया, कल ही आपने पढ़ा था, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव भी कल आपने पढ़ा था, ईच, एवरी, इधर, नीदर। तो ये सारे जो प्रोनाउंस थे वो क्या थे? आपके पढ़े हुए, लेकिन आपको एक बार में यहाँ पर देखना है और देख लीजिएगा फटाफट, ठीक है। फिर से देख ले, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, है ना, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये सारे आपके टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं। जो इंपॉर्टेंस थे प्रोनाउंस वो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे एक बार फिर से जो भी छूटे वो देखेंगे आज। तो देखिए यहाँ पे 3, 4 ये हो गए, है ना, और यहाँ पे कितने हो गए? 6 हो गई है, ठीक है। तो 4 और 6 टोटल 10 आपके प्रोनाउंस होते हैं। कितने होते हैं? 10। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस,
इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, चलिए वन बाय वन वी विल सी, हम लोग एक एक करके अब देखेंगे। यहां पर सबसे पहले आपको ये चार्ट याद होगा, ठीक है, अड़ा थिरचा है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए ये क्या होता है आपको पता ही है, ये सब्जेक्ट होता है ना, वी यानी हम होता है, यू यानी तुम होता है, ही यानी वह होता है, शी यानी वह होता है, दे यानी वे होता है, और इट यानी यह। ठीक है, ये क्या है आपका सब्जेक्टिव केस, या इसी को हमने क्या पढ़ा था, नॉमिनेटिव केस, है ना, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। उसके बाद जब हमने कहा कि आई का यदि हम ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं तो आई का क्या बन जाता है, मी, और मी यानी क्या हो जाता है यहाँ पर, मुझे। ठीक है, अस, अस यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमें। ठीक है, यू, यू यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, तुम्हें। हिम यानी उसे, लड़की के लिए उसे, लड़के के लिए उसे, और देम यानी उन्हें, इट यानी उसे। चलो ये है कंडीशंस आपकी किसकी, ऑब्जेक्टिव केस की। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, इट का इट। फिर हमने पढ़ा था आपका पजेसिव केस, और पजेसिव केस कैसा आपका, एग्जेक्टिव केस। पजेसिव केस में भी कैसा केस है आपका, एग्जेक्टिव केस, क्योंकि पजेसिव केस के दो कंडीशंस होती है, एक पजेसिव केस होता है आपका एग्जेक्टिव में, और एक पजेसिव केस होता है आपका प्रोनाउन में। तो देखिए यहाँ पे जब पजेसिव केस की बात कर रहे हैं एज ए एग्जेक्टिव, तो याद रखिएगा यहाँ पे लिखा है माय, माय यानी क्या होता है आपका, मेरा, मेरी, मेरे। ठीक है, आर, आर यानी हमारा, हमारी, हमारे। योर, योर यानी तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। हिज यानी उसका, उसकी, उसके। सेम इसका भी जाएगा, उसका, उसकी, उसके। ठीक, और उनका, उनकी, उनके, देयर। ठीक है, उनका, उनकी, उनके। ठीक, और उसका। ठीक है, तो जैसे आपको मैंने बताया था कि एग्जेक्टिव की खास बात क्या होती है गाइस, यहाँ पे एग्जेक्टिव की खास बात ये होती है कि इस एग्जेक्टिव पजेसिव केस में आपको कोई ना कोई नाउन रखना होता है। जैसे आपने कहा मेरा घर, आपने कहा माय हाउस, मैंने कहा हमारा घर, आपने कहा आवर हाउस, तुम्हारा घर योर हाउस, उसका घर हिज हाउस, लड़की के लिए हर हाउस, है ना, उनके, उनका घर तो देयर हाउस, या कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, मैंने कह दिया कोई कुत्ते का घर है तो आपने कहा इट्स हाउस। ठीक है, तो ये पोजीशंस में आपका एग्जेक्टिव है जिसके जस्ट बाद नाउन आना जरूरी है। फिर मैंने आपको नेक्स्ट केस बताया था आपका पजेसिव केस में ही आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन के साथ याद रखेगा, क्योंकि प्रोनाउन खुद नाउन के बदले यूज हो रहा है, इसलिए इसके बाद नाउन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि नाउन के बदले ही तो हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, तो फिर नाउन नहीं रखेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर क्या ये एग्जेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, और एग्जेक्टिव की खास बात क्या होती है, एग्जेक्टिव की खास बात होती है कि ये नाउन के पहले आता है। आपने फादर कहा तो फादर नाउन है, उसके पहले आपने कहा मेरे पापा तो माय फादर, तो वो एग्जेक्टिव की तरह रूल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एज अ पोजीशन में यदि प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो इसके बाद नाउन नहीं आएगा। ठीक है, माइन, माइन यानी भी क्या होता है यहाँ पे, मेरा। ठीक है, आर यानी हमारा। ठीक, योर्स यानी तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, है ना। हिज यानी उसका, उसकी, उसके। हर्स, उसका, उसकी, उसके। देयर, उनका, उनकी, उनके। और इट यानी उसका, उसकी, उसके। ठीक, सेम रूल रहेगा, बशर्ते इसके साथ नाउन आएगा, उसके साथ नाउन नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है किसी चीज को रिफ्लेक्ट करना, मतलब मेरा खुद का, मेरा खुद का, तुम्हारा खुद का, हमारा खुद का, उनका खुद का, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे माई सेल्फ। ठीक है, तो आई का क्या बन जाता है, माई सेल्फ, क्योंकि सिंगुलर होता है इसलिए सेल्फ लगता है। जहां पर जो प्रोनाउन प्लूरल होता है वहां पे सेल्स हो जाता है। पढ़ा आपने, एफ हटा के वी एस लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी का आर सेल्स, यू का योर सेल्स, ही का हिम सेल्फ, हर का हर सेल्फ, और देम का देम सेल्फ, प्लूरल है, और इट का इट सेल्फ। याद रखिएगा, है ना, मेरा खुद का, हमारा खुद का, उनका खुद का, उसका खुद का, उसका खुद का, उनका खुद का, इट्स उसका खुद का। इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा, ये पूरा आपका चार्ट ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस है, ये आपके पूरे पर्सनल प्रोनाउंस है। ठीक है, इसमें पहला रूल अगर आप यहाँ पे नजर डालिए, सामान्यतः वर्ब के पहले अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पर, कहां पर, सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होने वाले प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस। जैसे आपने कहा आई एम सुरेश, है ना, तो क्या बोला, सब्जेक्ट के स्थान पर, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट सबसे आगे होता है ना, सब्जेक्ट कहां होता है, सबसे आगे होता है। इसी जगह पे आपने क्या रख दिया, आई, तो आपने कहा आई एम सुरेश, तो उसकी जगह पे आपने क्या किया है, आई रखा है, किसके स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो याद रहे सब्जेक्टिव केस तथा वर्ब के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट। आपने कहा आई, आई आपका सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, और सुरेश वो आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है,
तो सब्जेक्ट जो है उसके स्थान पे अपन को क्या यूज करना है, पर्सनल यानी कि सब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस, ठीक है। उसके बाद जो वर्ब के बाद आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, है ना, और इस प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। तो देखो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट का केस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट केस हो जाएगा। ये सब्जेक्ट केस है और ये ऑब्जेक्ट केस है, और बीच में आपका क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वर्ब दिखाई दे रहा है। ये कंडीशंस है। वर्ब के पहले वाली चीज सब्जेक्टिव केस होती है, वर्ब के बाद आने वाली चीज वो है वो ऑब्जेक्टिव केस होती है, ठीक है। क्लियर हुआ, यहां तक का डन हुआ सभी का? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? बढ़ा जाए आगे। चलिए, जहां पे भी डाउट हो किसी को तुरंत मुझसे पूछ लेना, है ना, क्योंकि यहाँ पे अपन का सिर्फ रिवीजन चला, इसके बाद आगे कोई काम नहीं रहेगा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। देखिए जैसे कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है, माय अंकल फोर्स्ड माय फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक, ठीक है। माय अंकल फोर्स्ड, मेरे अंकल ने मुझे फोर्स किया, माय फ्रेंड एंड आई, मेरे दोस्त को और मुझे, टू स्टे बैक, वापस आने के लिए। देखो तो यहाँ पे अगर आपको इस तरीके से, ये देखिएगा एसएससी एफसीआई का क्वेश्चन है ये, इस तरीके से, और आपको करना क्या है, क्वेश्चन को फाइंड करना है कि वेयर इज मिस्टेक, है ना, इस तरीके से मिस्टेक आपको फाइंड करना होता है। इसको अपन बोलते हैं एरर डिडक्शंस, ठीक है। हर एग्जाम में इस तरीके से एरर डिडक्शंस आते हैं। अगर आपको इसमें ढूंढना है तो क्या देखें, तो देखो लिखा है माय अंकल, माय फ्रेंड एंड आई, ठीक है। चलिए अब अगर यहां पर देखेंगे वर्ब क्या है, तो देखो यहाँ पे वर्ब है आपका फोर्स, है ना, सेकंड फॉर्म में है। तो इसके पहले यहाँ आया है माय अंकल, तो ये माय अंकल क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। माय अंकल फोर्स्ड माय फ्रेंड, अब वर्ब के बाद क्या आ रहा है, माय फ्रेंड एंड आई, ठीक है। माय फ्रेंड एंड आई, ये दोनों क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो चूंकि आई का जो प्रयोग है देखिए फोर्स के बाद हुआ है ना, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ना ये माय फ्रेंड है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये पोजीशंस में है, क्या है पोजीशंस में है, तो पोजीशन में माय, आर, देयर, हिज, हर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर आपका जो आई है, तो आपने देखा है कि ये आपकी वर्ब है, क्या है, आपकी वर्ब है, और वर्ब के जो बाद आती है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ पे आई नहीं मी होगा, यहाँ पे माय अंकल था, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, वर्ब के बाद जो आएगा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में आप देखिएगा माय फ्रेंड एंड आई, एंड से जुड़ा हुआ है, तो माय फ्रेंड कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो आपको पोजीशंस में है, लेकिन ये आपका सब्जेक्टिव केस है तो इसको आपको ऑब्जेक्टिव केस में बदलना है, मी हो जाएगा। होप सो क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखेगा, आई एंड हिम। अब आपको पता है ये है आपका आर, क्या है, आपका आर है, ठीक। क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, थोड़ा ध्यान देना आप लोग, है ना। जो भी दोस्त नहीं जुड़े आपके उसको बोल दे कि जल्दी जुड़ जाए, क्योंकि फिर आपका ये चीजें छूट जाएंगी। तो आई एंड हिम, अब आपको पता है कि ये है वर्ब, और इसके बाद गुड फ्रेंड ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका, इसके पहले वाला सब्जेक्ट। तो क्योंकि एंड से जुड़ा है कंडीशंस, इसलिए याद रखना है दोनों ही सब्जेक्टिव केस होंगे। तो यहाँ पे लिखा है क्या, आई एंड हिम। तो देखो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि वर्ब के पहले जो चीज होती है वो क्या होती है आपकी, वर्ब के पहले जो चीज होती है वो सब्जेक्टिव केस में होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो हिम का जो प्रयोग है ये गलत है, यहाँ पे क्या होगा, हिम का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ही का प्रयोग करेंगे। तो आई एंड ही, क्या, आई एंड ही, ठीक। चलिए आई एंड ही आर गुड फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स होना चाहिए, ठीक है। आई एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, वह और मैं एक अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। चलो तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस हैं, और देख सकते हैं आप लोग ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोथ मी एंड माय सिस्टर वेंट। आप तो वर्ब ढूंढिए, ये है आपकी वर्ब, तो वर्ब के जो पहले आएगा वो सब्जेक्ट, वर्ब के बाद जो आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए बोथ मी एंड माय सिस्टर वेंट टू बोर्डिंग स्कूल, है ना, मैं और मेरी सिस्टर बोर्डिंग स्कूल गए। तो यहां पर देखिएगा बोथ मी एंड माय सिस्टर कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पोजीशन केस में, लेकिन ये जो मी है ना ये नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा आपका आई आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि होगा बोथ आई एंड माय सिस्टर, बोथ आई एंड माय सिस्टर, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी बताया मैंने यहाँ पे वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस लगेगा और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ठीक है। चलो क्लियर हो रहा है सभी को, ऊपर से तो नहीं जा रहा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है ना। देखिए क्या लिखा है, इफ दे हेल्प यू, है ना, इफ दे हेल्प यू, ये देखिए हेल्प क्या है यहाँ पर, वर्ब है, क्या है यहाँ हेल्प, वर्ब है।
इसके पहले आने वाली चीज सब्जेक्ट होगी, इसके बाद आने वाली चीज ऑब्जेक्ट होगी। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ दे हेल्प यू, तो यहाँ पे कोई गलती है क्या? नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई गलती है क्या? नहीं है। चलो अच्छा, एक चीज और सुनना ध्यान से, इफ दे हेल्प यू, यू शुड बी थैंकफुल टू दे। यहां कोई गलती है क्या? यहां पे तो आपका देखा कि सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो दे बिल्कुल सब्जेक्ट की तरह है क्या? बिल्कुल है सर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में यू बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं, यू शुड बी, यहाँ पर ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है, ये क्या आपका वर्ब है ना? थैंकफुल ये आपका पूरा वर्ब है। उसके बाद यहाँ पे टू के बाद क्या? ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे कह रहा है यू शुड बी थैंकफुल टू दे, तो क्या ये दे होना चाहिए? दैम आएगा, वेरी गुड। तो क्या आएगा यहाँ पे? दे नहीं आएगा, दैम आएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, चूंकि दे का प्रयोग हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट की तरह कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में हमें दे का नहीं दैम का प्रयोग करना है। ठीक, क्लियर है? चलो बढ़िया। नेक्स्ट रूल पे आते हैं गाइस, यहाँ पे हम लोग, है ना? अगला रूल आपके सामने, इधर देखिए ध्यान से। जब दो सब्जेक्टिव केस के नाउन प्रोनाउन के बीच, सुनना ध्यान से, जब दो सब्जेक्टिव केस के नाउन प्रोनाउन के बीच एज तथा देन लगाकर तुलना की जाती है, तो एज तथा देन के बाद आने वाला प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव केस में होता है। किस में होता है? सब्जेक्टिव केस में होता है। तो जैसा कि मैं आप लोग को पहले भी पढ़ा चुका हूं कि एज जो होता है वो कंपेयर के लिए होता है। किसके लिए? कंपेयर के लिए। और देन का प्रयोग भी होता है THAN वाला, इसका मतलब भी होता है कंपेयर के लिए। और जब भी हम किसी चीज की कंपेयर करते हैं तो याद रखिएगा, कंपेयर हमेशा समान चीजों में होती है, समान चीजों में। अगर मैं, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मैं एक इंसान हूं, तो मैं अपनी तुलना टीवी से, फ्रिज से, है ना, या दीवालों से नहीं करूंगा, बल्कि मैं इंसान हूं तो इंसान से ही तुलना करूंगा। पेन की अगर मैं तुलना करूंगा तो पेन की तुलना किसी इंसान से नहीं करूंगा, बल्कि पेन की तुलना भी दूसरे पेन से या किसी अन्य वस्तु से कर सकता हूं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, फिर से पढ़ लो एक बार आप, जब दो सब्जेक्टिव केस नाउन या प्रोनाउन के बीच क्या आ जाए? एज तथा देन लगाकर तुलना की जाती है, तो एज तथा देन के बाद आने वाला प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव केस होता है। यहां पर अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये देखिएगा सब्जेक्टिव केस, है ना, माई, योर, आर, देयर, हिज, हर, कुछ भी लगा सकते हैं आप यहाँ। उसके बाद यदि एज आ रहा है या देन आ रहा है तो याद रखिएगा फिर आपका सब्जेक्टिव केस आएगा। मतलब सब्जेक्टिव केस है तो इधर भी सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव होता तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस आता, मतलब समान तुलना होगी, है ना। चलो फटाफट एग्जांपल देखते हैं इसके, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इस पे। क्वेश्चन देखिए, दो शी अपीयर्स टू बी वेरी टॉल, सी इज जस्ट एन इंच टॉलर देन मी। देखो यहां पर आप सीधा पकड़ पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ आपका देन, है ना, इतना ही पकड़ लो आप कि देन का प्रयोग होता है, क्योंकि मैंने आपको एक दिन बताया था ना डिग्री, कि डिग्री क्लास में जब कैसे होती है, जब दो चीज की कंपेयर की जाती है तो देन से, जैसे मैंने कहा आई एम बेटर देन यू, है ना, मैं तुमसे अच्छा हूं, आई एम बेटर देन यू, तो कंपेयर के लिए हम लोग देन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, दो सी अपीयर्स टू बी वेरी टॉल, सी इज जस्ट एन इंच टॉलर, यहां पे देखो किसकी बात चल रही है? इसकी, सी की। सी क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है। सी इज जस्ट एन टॉलर इंच, है ना, इतनी लंबी है। देन अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मी। जब यहाँ पर ये सब्जेक्ट था तो इधर भी सब्जेक्ट होना था, तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ऑब्जेक्ट गलत है, यहाँ पर सब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा? आए। ठीक है, जैसे मैंने कहा यू आर टॉलर देन आई, नॉट अ यू आर टॉलर देन मी। ठीक है, चलो, तो दो सीज अपीयर टू बी वेरी टॉल, सी इज जस्ट एन इंच टॉलर देन आई, नॉट अ मी। तो याद रखिएगा क्या हुआ है यहाँ पे? मी का जो प्रयोग है देन के बाद हुआ है, अतः सब्जेक्टिव केस आई का ही यहां पर आपको प्रयोग करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन से आपका, ही इज फैटर, फैटी, फैटियर, फैटिएस्ट, ऐसे फैट, फैटर, फैटर, तो ही इज फैटर देन मी। अब वो मुझसे ज्यादा मोटा है, ही इज फैटर, तो ये तो सही है, ही इज फैटर। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या है आपका? ये सब्जेक्ट है, ही, है ना, सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे लड़के की बात चल रही है, किससे? मुझसे, तो यहाँ पे देन मी नहीं आएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है? आई करना है। तो ही इज फैटर देन आई, क्या करेंगे? ही इज फैटर देन आई। जिसको पता है वो आंसर भी करते चलेगा। ठीक है,
करते चलना आंसर, ताकि आप लोग अपने आप को खुद चेक कर पाए। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे फटाफट लिखा हुआ है, he does not write as fast। वो इतनी अच्छी मतलब इतनी तेज नहीं लिख सकता। he does not write as fast, क्या as आ गया, fast as me। यहां पे देखो कौन नहीं लिख सकता, वह। तो इसकी तुलना कर रहे हैं किससे, मुझसे। तो यहां पर ये सब्जेक्टिव केस है, तो याद रखिएगा एज फास्ट, एज के बाद फिर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा, तो मी नहीं होगा, यहाँ पे आई होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर क्या होगा, मी की जगह पे हाँ आई रिप्लेस करेंगे। ठीक, चलो उसके बाद नेक्स्ट आएगा अगला क्वेश्चन से, नो अदर टाइपिस्ट इन दिस ऑफिस। नो अदर टाइपिस्ट, कोई दूसरा टाइपिस्ट इन दिस ऑफिस, इस ऑफिस में, इज नहीं है ना, एज स्लो, इतना स्लो एज हर। तो यहाँ पे नो अदर टाइपिस्ट इन दिस ऑफिस, यहाँ पे जो टाइपिस्ट है, याद रखेगा यहाँ पे जो टाइपिस्ट है ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है ना, क्या है, सब्जेक्ट है। अब इस टाइपिस्ट से तुलना की जा रही है और यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया, हर लिख दिया। तो याद रखिएगा जब यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे हर नहीं, क्या आएगा, शी आएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने देखा है इस एस के पहले यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इस एस के जस्ट बाद भी सब्जेक्ट ही आना चाहिए। ठीक है, चलो ये हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट रूल पे आते हैं अपन, रूल नंबर 3। ठीक है, अब रूल नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो। कैसा, यदि किसी वाक्य में ये जो इट का प्रयोग है कैसे, सब्जेक्ट के रूप में, मतलब सब्जेक्ट जब भी बोलूं तो समझ जाना सबसे आगे, है ना, ये चीज है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यदि किसी वाक्य में इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है और उसके बाद क्या आ जाए, टू बी वर्ब। टू बी वर्ब का मतलब होता है एम, इज, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर, वॉज, वर, इसको बोलते हैं टू बी वर्ब। क्या बोलते हैं इसको, टू बी वर्ब। तो यदि इट के बाद, है ना, सब्जेक्ट के रूप में होकर के एम, इज, आर या वॉज, वर आया हो, तो इसके बाद सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं। क्या, सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं। ये देखिए एग्जांपल यहाँ पर, इट के बाद टू बी नाउन, सॉरी टू बी वर्ब, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर आ रहा है, तो फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव केस का ही यूज करना है। किसका प्रयोग करना है यहाँ पर, सब्जेक्टिव केस का ही यूज करना है। एग्जाम्पल देखो क्लियर होगा, इट वॉज हिम, ये क्या है आपका इट, और मैंने क्या बोला था, फिर टू बी फॉर्म आ गया, वॉज आ गया, और उसके बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्टिव केस की जगह पे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस कर दिया। पढ़ा है ये सब, रिवीजन चल रहा है केवल, तो क्या होगा, इट वॉज हिम नहीं, इट वॉज ही। क्या होगा, इट वॉज ही, है ना, पढ़ा है अपन ने पहले, इट वॉज आई ना कि इट्स वॉज मी। ठीक है, इट वॉज ही हु केम, है ना, जो आया, रनिंग इनटू द क्लास रूम। ठीक है, जो दौड़ते हुए क्लास के अंदर आया। ठीक है, चलो उसके बाद और एग्जांपल देखेंगे फटाफट यहाँ पे। हाँ, अगला देखिएगा, ये देखिए फिर से आ गया, इट वॉज मी, है ना, हु टेलीफोन, जिसने कॉल किया, द फायर सर्विस, है ना, फायर सर्विस को जिसने कॉल किया, ये मैं ही हूं जिसने फायर सर्विस को कॉल किया। तो इट वॉज मी, ये मी नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें, इट वॉज आई। ठीक है, क्या होगा, मी की जगह पे इट वॉज आई, हु टेलीफोन, जिसने कॉल किया, है ना। यहाँ पे हु किसकी तरह यूज हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। क्यों, क्या कहा था, ये पर्सन्स के लिए यूज होता है ना। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हु के पहले आ रहा है। क्लियर हो गया, चलो और देखते हैं अगला क्वेश्चन देखो। इट वॉज हर, कुछ नहीं, अब तो ये समझ जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं, इट वॉज हर। ठीक है, तो इट का प्रयोग जब भी होता है तो इसके बाद याद रखें पजेसिव प्रोनाउन, सॉरी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हर की जगह पे इट वॉज सी, इट वॉज सी। ठीक, चलो अगला, यहाँ पे भी क्या करोगे, इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल था फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट, जो सारे अरेंजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडी। ठीक है, तो यहां पर भी अगर आपने देखा है कि जो इट का प्रयोग है इसके जस्ट बाद आपको सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना था, यहाँ ऑब्जेक्ट का केस का यूज हुआ, तो यहाँ पे भी आई हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं था, क्लियर है, स्पीड तो नहीं है ज्यादा, बढ़े आगे, जल्दी से बताइए, इतना क्लियर है सभी को।
चलो अगला देखते हैं, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर चुके, सिर्फ हम लोग रिविजन कर रहे हैं, है ना, क्वेश्चन के साथ। जहां आपको लगे स्पीड हो रही है वहां बोल देना आप लोग। रूल नंबर 4 है ना, लेट, बिटवीन तथा किसी प्रीपोजिशंस के बाद हमेशा प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। क्या? जैसे मैंने आपसे कहा कि जब भी कहीं आपको लेट मिल जाए या बिटवीन लग जाए, है ना, बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड आई, क्या राइट होगा? तो ऐसी कंडीशन समझिएगा, लेट हो, बिटवीन हो तथा किसी प्रीपोजिशंस के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव, कोई भी प्रीपोजिशन है, जैसे ऑफ हो, है ना, या कोई भी प्रीपोजिशन हो, याद रखिएगा इसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है। कैसे करना है एग्जांपल में देखते हैं। देखो, वी डिड नॉट हेल्प, हमने हेल्प नहीं की, हिम, उसकी, यस्टरडे, कल, सो, इसलिए, ही, उसने, कंप्लेंट, अगेंस्ट वी, तो उसने हमारे खिलाफ कंप्लेन की। क्या गलत दिखाई दे रहा है? ये जो अगेंस्ट है, ये अगेंस्ट है आपका प्रीपोजिशन। क्या है आपका? प्रीपोजिशन। क्या है आपका? प्रीपोजिशन। ठीक है, तो प्रीपोजिशंस के बाद हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां पर वी का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, अस का। ठीक है, वी डिड नॉट हेल्प हिम, हमने, देखो यहां पे भी देखो, वी डिड नॉट हेल्प हिम, ये भी तो क्या है ना, क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, वर्ब। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। हर चीज को देखते चलना है, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। यस्टरडे है ना, कल, सो ही, इसलिए ही कंप्लेंट, उसने कंप्लेंट की। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या आपका वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, लेकिन उसके पहले क्या आ गया, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद भी आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ पे अस आ गया। ठीक है, क्या आ गया, अस आ गया। चलो अगला देखेंगे। हाँ, ऑल डाउट्स आर, ऑल के बाद ये जो नाउन आ रहा है कैसा है, प्लूरल है, क्योंकि एस लगाओ, ऑल डाउट्स आर, इसलिए वर्ब आ गई कैसी, प्लूरल। क्लियर्स, ऑल डाउट्स आर क्लियर, सारे के सारे डाउट है वो क्लियर हो गए। ठीक है, बिटवीन, बिटवीन, अब बिटवीन यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, तो यू तो जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है ही, है ना, लेकिन एंड के बाद जो आई है ये तो सब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि यू जो होता है, चाहे सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, हर कंडीशन में वो यू ही रहता है। लेकिन यहाँ पर जो आई लिखा है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन जो प्रीपोजिशंस का प्रयोग हुआ, और हमने जैसा रूल पढ़ा है कि बिटवीन के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है, यहाँ आई नहीं आएगा, यहाँ आपका मी आएगा, यहाँ आपका आई नहीं आएगा, यहाँ आपका मी आएगा। ठीक है, चलिए, तो बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस मी का प्रयोग होगा, है ना। अगला देखिए, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। तो लेट, जैसे मैंने कहा मुझे जाने दो, तो आप क्या बोलते हो, लेट मी गो। तो ये लेट मी गो, तो ऑब्जेक्ट है ये, है ना, तो क्या होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये केस चलता है। मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है गाइस यहाँ पर। तो यहाँ पे लेट के बाद यू तो अपनी कंडीशंस में चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो एक ही जैसा रहता है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे जो आई है, क्योंकि एंड से जुड़ रहा है, मतलब दोनों इक्वल है, आई की बात चले तो लेट यू एंड मी आएगा, नॉट आई। तो लेट यू एंड मी गो टू एयरपोर्ट, है ना, कहां जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं। टू वेलकम, वेलकम करने के लिए, किसका, द चीफ मिनिस्टर, है ना, चीफ मिनिस्टर का वेलकम करने के लिए, जमा लो, है ना। हमें, सॉरी, तुम्हें और मुझे जाने दो, कहां जाने दो, एयरपोर्ट, टू वेलकम द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का वेलकम करने के लिए तुम्हें और मुझे जाने दीजिए। ठीक है, चलो, तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, द प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो गया, ऑर्डर्ड वर्ब हो गया, ऑल कहा गया, सॉरी, द प्रिंसिपल ऑर्डर, हाँ किसको, द प्यून, ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद टू, है ना, उसके टू क्या कह रहा है, लेट, और लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे द बॉयज, एंड, ठीक है, एंड, फिर एंड जुड़ गया, तो यहाँ पे देखो वहां पे द बॉयज, वो तो ऑलरेडी आपकी कंडीशंस कैसा है, सीधा सीधा नाउन दे दिया वहां पर, लेकिन यहाँ पर आपका प्रोनाउन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एंड आई गो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई की जगह पे मी गो। क्यों, क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि सर यहाँ पे ना लेट का प्रयोग हो रहा है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये तो नाउन था, ऑब्जेक्ट में है ही, लेकिन यहाँ आपका प्रोनाउंस है, इसको भी ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे इसका प्रोनाउंस मी बनेगा।
ओके, क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर। देखिए यहां पर हम लोग ने कुछ बात की थी, है ना? थोड़ा दुल्ला दिखेगा, आप लोग मेरी बात को सुनना ध्यान से, ना दिख रहा हो तो ठीक। ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, क्या कहा आपसे? ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है? ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। देखिए हम लोग जब पर्सनल प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं तो इसको जो क्रम है वो कैसा चलाएंगे? ऑर्डर में चलाएंगे, ठीक है? एक सेकेंड। ऑर्डर हमने पढ़ा था, ऑर्डर कैसा होता है? सुनिए, यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, मतलब एक से अधिक या दो से अधिक का प्रयोग करना हो तो उसे हम कैसे रखते हैं? 2 3 1 के क्रम में, 2 3 1 के क्रम में। अर्थात सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन को रखेंगे, है ना? उसके बाद सेकेंड पर्सन को रखेंगे तथा उसके बाद थर्ड पर्सन को रखेंगे, ठीक है? के क्रम में रखना चाहिए। कैसे? गलत लिखा हुआ है, फिर से देखिए इधर, है ना? इनकी बातों पे नहीं जाइए। यहां पर यदि, सुनना ध्यान से, यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल कौन से प्रोनाउन? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है। यदि आपके वाक्य में दो या दो से अधिक पर्सनल प्रोनाउन हो तो उनका जो क्रम है उसे 2 3 1 के क्रम में रखना है। अर्थात याद रखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे अपन? सेकेंड पर्सन को रखेंगे, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन को रखेंगे, फिर यहाँ पे आपका फर्स्ट पर्सन को रखेंगे, ठीक है? ये आपको क्रम रखना है। कैसा? पहला आपका सेकेंड पर्सन आएगा, ठीक है? दूसरा आपका थर्ड पर्सन आएगा, फिर आपका तीसरा फर्स्ट पर्सन आएगा, है ना? 2 3 1 के क्रम में रखना है, ठीक? कब? जब दो से अधिक है। एग्जाम्पल देखो, क्लियर होगा। देखिए इधर क्या लिखा है? एक आपका ये आई हो गया, एक आपका यहाँ पे टीना हो गया, है ना? एक्चुअली में ये टीना कौन सा है आपका? टीना कौन सा है आपका? थर्ड पर्सन है। क्या है आपका टीना? थर्ड पर्सन है। करें क्या? हमने तो पढ़ा है कि सर क्रम होना चाहिए 2 3 और 1 का क्रम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये फर्स्ट लिख दिया, तो हमें पता है यहाँ दूसरा तो है नहीं, लेकिन टीना तो है। तो यहाँ पे क्या होगा? पहले टीना आएगा फिर आई आएगा। तो टीना एंड आई विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। शाम को टीना और मैं इवनिंग में कहा जाएंगे? मार्केट जाएंगे। तो याद रखिएगा, आई एंड टीना के स्थान पर आपको टीना एंड आई करना होगा। मतलब यहाँ पे टीना आ जाएगा, है ना? और यहाँ पर आपका आई चला जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल चलता है सेकेंड थर्ड एंड फर्स्ट का। यही रूल आपको याद रखना है, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। देखिए क्या लिखा? आई एंड ही। क्या करना है यहाँ पर? आई एंड ही, तो आपको पता है यहाँ पे थर्ड पर्सन है ही, तो ही एंड आई हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही एंड आई। याद रखिएगा, जब एंड वाली कंडीशन जुड़ेगी तो वर्ब हमेशा प्लूरल है, यहीं से फोकस करते चलना। देखो हैज तो नहीं लिखा, यहाँ हैव ही लिखा है, तो क्या हो जाएगा? ही एंड आई हैव। कुछ भी कंडीशन हो, आई आए या ही आए या शी आए, कुछ भी आए, क्योंकि एंड से जुड़ रहा है कंडीशन, तो ऐसे में आपका वर्ब प्लूरल होती है। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, तो क्या हो जाएगा? ही एंड आई हैव प्रिपेयर्ड द लेसन, है ना? ट्रूली, ट्रूली, ठीक है? चलो अगला देखेंगे यहाँ पर, आई एंड गोपाल। फिर से यहाँ पे गोपाल क्या है? थर्ड पर्सन है, तो क्या हो जाएगा? गोपाल एंड आई वेंट टू द मीटिंग, है ना? टुगेदर, ठीक है? टुगेदर। चलो आगे देखें, जॉन, आई एंड हरी। क्या लिखा हुआ है? जॉन, आई एंड हरी, ठीक है? तो जॉन क्या है आपका? थर्ड पर्सन है। हरी क्या आपका? थर्ड पर्सन है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका? हैव, ठीक है? फिनिश्ड अवर स्टडीज, क्योंकि तीनों मिल गए इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? अवर आएगा, क्योंकि तीनों क्या हो गया? प्लूरल प्रोनाउंस बन गए। तो अवर स्टडीज, बताइए क्या है? तो मैंने यहां से आपसे क्या किया कि थर्ड पर्सन रखना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले जॉन रखा है, फिर हरी रखेंगे, उसके बाद आई को रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? जॉन, हरी एंड आई, ना कि जॉन, आई एंड हरी। क्या हो जाएगा? जॉन, हरी एंड आई, ठीक है? इसका क्रम क्या होगा? पहले जॉन रखना है, ठीक है? पहले जॉन रखना है, फिर आपको हरी रखना है, और फिर आपको आई रखना है। ये आपका क्रम जाएगा, बस इसी क्रम में चलना है। अब ये वाला रूल्स तो खत्म हो गया, ठीक है? अब दूसरा रूल्स में आते हैं हम लोग।
देखो दूसरा रूल्स क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में दोष, क्या कह रहा है यहाँ पर, दोष यानी गलती है ना, दोष हो, कोई भूल हो, क्या हो, कोई भूल हो, या कोई आपसे पाप हो जाए, ठीक है, तो आदि के साथ क्या करते हैं, तो आदि के साथ क्या करते हैं, है ना, इन सभी चीजों को यदि हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, हाँ हमसे भूल हुई, हमसे गलती हुई, स्वीकार करने की बात की गई हो, तो ऐसे वाक्यों में प्रोनाउन का जो क्रम है वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का ही चलेगा। अर्थात पहले आपको फर्स्ट पर्सन को रखना है, ठीक है, फिर आपको सेकेंड पर्सन को रखना है, और फिर आपको थर्ड पर्सन को रखना है। कंडीशंस कब, जब आपको अपनी दोष यानी अपनी खुद का दोष या भूल या पाप, ये आपको यदि एक्सेप्ट कर रहे हो आप, तो ऐसी कंडीशंस में जब आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हो, तो ऐसी कंडीशंस में आपका जो प्रोनाउन का जो क्रम चलेगा वो चलेगा आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का। ठीक, एग्जाम्पल देखिएगा, व्हेन वी वर इन दिल्ली, जब हम दिल्ली में थे, है ना, जब हम दिल्ली में थे, यू, ही एंड आई कमिटेड, तो हम लोग ने कमिट किया था, ठीक है। अब कमिट किया था मतलब अब लेकिन भूल गए, कमिट करते ना, जैसे हमने कहा कि हम लोग सर क्लास करेंगे कल, और आप कमिट करके भूल गए, आप पिक्चर देखने चले गए, तो ये आपका जो कमिटमेंट था वो पूरा नहीं हुआ, तो गलती हो गई आपसे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ के समझना है, पूरा हिंदी मीनिंग ना कर पाओ चलेगा, लेकिन थोड़ा सा समझ के पढ़ना है। तो कमिट वर्ड से समझ में आ रहा है कि यहां पर बात हमने कुछ कहा है लेकिन हम भूल गए, ठीक है, क्यों, आगे की कंडीशन पढ़ लीजिएगा। When we were in Delhi, you and I committed a blunder. Blunder का होता है बड़ी मिस्टेक in the hotel, है ना, तो ब्लंडर का होता है बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती हो जाना। तो भैया हमने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से गलती हो गई, हमारी वजह से हुई, और हमने इसको स्वीकार किया, हाँ मेरी वजह से हुई है, ठीक। अब मैं आपको ना पढ़ाऊं और आप फेल हो जाओ, ठीक है, अगर आप फेल हो जाओ तो गलती किसकी है, नॉट यू, मेरी गलती है। अगर मैं इसको स्वीकार करता हूं, तो याद रखिए ऐसी कंडीशन में जब आप गलती स्वीकार करेंगे तो पहले खुद को रखते हो, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशंस, ठीक है, सेकंड कंडीशंस, और फिर थर्ड कंडीशंस। लाइट गोल हो गई, चलो